हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है किताबों का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, किताबें में आपका स्वागत है। हम सब में से अधिकतर लोगों को मोगली की कथा यानी कि जंगल बुक पसंद होगी ही होगी। पंचतंत्र की कहानियाँ भी हमने पढ़ी सुनी हैं। उनमें जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, अच्छा लगता है। हमने अपनी दादी नानी की कहानियों में भी जंगल और जंगली जानवरों के बारे में ज़रूर सुना है। जंगल बिल्कुल हमसे दूर होते हुए भी हमारे अंदर, हमारे आसपास होता है। उसकी कथा, उसके जीव जंतु हमें लुभाते हैं, है ना। पिछले दिनों भारत में अफ्रीका से चीते मंगाए गए और इसके साथ ही चीते के बारे में जानने समझने की जिज्ञासा हुई। मैंने भी उनके बारे में पढ़ा और तब मुझे कबीर संजय की पुस्तक चीता के बारे में पता चला। इस किताब को छपे हुए 2 साल हो गए और मैंने अब पढ़ी है। आप लोग भी इसे पढ़ डालिए, यह बहुत रोचक किताब है। चीता, भारतीय जंगलों का गुम शहजादा। कबीर संजय ने बहुत रोचक तरीके से इस किताब को लिखा है। यूँ तो वह पेशे से पत्रकार और साहित्यकार हैं। भारत में चीता खत्म हो गया ऐसा उन्होंने एक बार सुना, तो उन्हें जिज्ञासा हुई कि चीता क्या है, कैसे ख़त्म हो गया। इतना बड़ा देश है और पूरे देश से चीता ख़त्म हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले बिल्लियों पे रिसर्च किया, फिर चीते तक आए और चीता पे चिंतन मनन किया। बहुत सारे जानवरों के बारे में जाना समझा और उनके मुकम्मल रिसर्च का रिजल्ट है कि हमें एक बहुत प्यारी किताब पढ़ने को मिली चीता के रूप में। इस किताब में वे चीता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। इसके साथ ही वे हमें विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। कबीर अपनी किताब में कहते हैं कि इस पृथ्वी पे किसी भी जीव जंतु का होना यूं ही नहीं है। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, एक एक पेड़ पौधा उपयोगी है। सब एक चेन में बंधे हुए हैं। किसी का ख़त्म होना सिर्फ उस जीव जंतु या पेड़ पौधे का ख़त्म होना नहीं है, उसका असर हम पे भी आ जाता है। एक जीव जंतु या एक पेड़ पौधा ख़त्म होता है तो उस चेन का, वह पूरी चेन नष्ट होती है। भले ही आज उसका असर तुरंत दिखाई नहीं दे, पर कुछ वर्षों में दिखाई दे ही जाता है। हम सभी ने अपने स्कूली जीवन में विज्ञान की किताबों में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। कबीर इस तंत्र को बहुत ही रोचक तरीके से समझाते हैं, बाकायदा उदाहरण दे करके। वे बिल्लियों, मधुमक्खियों, फूलों, एक एक जीव के बारे में विस्तार से चर्चा करते चलते हैं, उदाहरण देते चलते हैं, एकदम रोचक तरीके से। इस किताब को पढ़ के हमें शेर, जुगुआर, प्यूमा, इन सब की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने मधुमक्खियों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी अपनी इस किताब में दी है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप चीते और तेंदुए में भी अंतर कर पाएंगे। बाकायदा इसके लिए सचित्र रूप से इन चीज़ों को समझाया गया है, उनकी विशेषताओं को, शारीरिक बनावट को और विभिन्न विशेषताओं को यहाँ पे बताया गया है। जब आप ये पुस्तक पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि चीते की रफ्तार जो है वह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन वह सिर्फ 17 सेकंड में ही रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही चीते की रफ्तार बढ़ती है उसके शरीर का तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वह बढ़ के 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे अगर चीता अपनी रफ्तार को नहीं रोकता है तो वह बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है। इसीलिए चीते को 17 सेकंड के अंदर ही अपनी रफ्तार रोक देनी पड़ती है। इसका एक मतलब यह है कि चीता अगर किसी शिकार को देख के अपनी चाल बढ़ाता है, तेज़ करता है, तो 17 सेकंड के अंदर ही उसे न सिर्फ उस जानवर तक पहुंचना होता है बल्कि शिकार भी कर लेना होता है। कबीर इसीलिए अपनी किताब में चीते को 17 सेकंड का सुल्तान कहते हैं। इस किताब को पढ़ के आप एशियाई चीते और अफ्रीकी चीते के बीच में अंतर समझ पाते हैं। दोनों के बीच में क्या अंतर है। जो अफ्रीका के चीते हैं वो एशियाई चीतों के मुकाबले काफ़ी भारी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। दूसरी बात कि हम यह भी जान पाते हैं कि अभी पूरे एशिया में सिर्फ ईरान में ही चीते बचे हुए हैं, बाकी सभी जगह से चीतों का सफाया हो चुका है। भारत में आज से नहीं बल्कि 1947 में ही अंतिम 3 बचे जो चीते थे उनका छत्तीसगढ़ में शिकार करके मार गिराया गया है। उस समय से चीते हमारे देश में ख़त्म हो चुके थे और अभी जो चीते आए हैं इससे पहले भी एक बार और चीते को लाने की कवायद हुई थी। फिर उस कवायद का क्या रिजल्ट हुआ यह आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। इस किताब में आपको कुछ और भी बहुत मज़ेदार जानकारियाँ चीते के बारे में मिलेंगी, जैसे कि जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे वे चीतों को पालते थे।
चीता को पालतू कैसे बनाया जाता था, कैसे वह राजमहल में या राज दरबार में बिल्कुल खुले में रह पाता था, उसके लिए क्या करना होता था, यह भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। इसके अलावा चीते का उपयोग शिकार के लिए करते थे। राजा महाराजाओं के बारे में आपने सुना होगा कि वे शिकार के शौकीन होते थे, तो शिकार पकड़ने के लिए वह चीते का उपयोग करते थे। यह उपयोग कैसे होता था? चीता तो खुद शिकारी है, वो शिकार करके खुद नहीं खाएगा और राजाओं को कैसे देगा, यह यहाँ हम जान सकते हैं कि कैसे शिकार की घेराबंदी करके वह अपने राजाओं के लिए शिकार का अवसर उपलब्ध कराते थे। तो चीता बहुत उपयोगी था। और किताब को जो चीता, यह किताब नाम इसका चीता है, यह चीते को समर्पित है, लेकिन यह हमें जंगल, अनेक जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारी उपयोगी जानकारी देती है। मेरे ख्याल से तो आपके हमारे बुक शेल्फ में यह किताब होनी ही चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को जंगल और जीव जंतुओं के बारे में अच्छी जानकारी दे सकें, उनसे रिलेट करा सके, उनका लगाव जंगली जानवरों और जीवों के प्रति बना सके। उसके लिए यह ज़रूरी है कि यह किताब हमारे बीच हो। किताब की भाषा, मैंने पहले ही कह दिया कि किताब की भाषा काफ़ी सरल है, यह रोचक तरीके से चीज़ों को लिखा गया है। कहीं भी आपको कोई क्लिष्ट या वैज्ञानिक संदर्भ जैसा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से किताब में आपको चीज़ें मिलेंगी। और यह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। जीव जंतुओं के महत्व को देखते हुए वाणी ने बाकायदा अपना एक अलग सेक्शन ही शुरू कर दिया है, वाणी पृथ्वी। तो यह वाणी पृथ्वी के अंतर्गत ही प्रकाशित है। यह किताब आप पढ़िए और निश्चित रूप से आप मुझसे यही कहेंगे कि किताब पढ़ के आपको बहुत मज़ा आया। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।